हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, यहाँ पे उसके अंतर्गत रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हमारा DSSB है उसने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के नाम से 2 चैप्टर को मर्ज कर दिया, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, जहाँ पे सबसे पहले हमने इसके मतलब सिंपल मीनिंग और अकॉर्डिंग टू WHO इसका मीनिंग क्या है ये चीज़ें देखी थी। फिर यहाँ पे RCS प्रोग्राम का एम क्या है ये देखा था। फिर यहाँ पे हमने एमनियोसेंटेसिस के बारे में देखा था। फिर यहाँ पे मतलब सहेली क्या है इसके बारे में देखा था। फिर कॉन्सेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, इनका मीनिंग क्या होता है इसको देखा था। फिर कॉन्ट्रासेप्शन में हमने क्या देखा था कि ये बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल मेथड। यानी नेचुरल मेथड में नेचुरली ही सब कुछ होगा, जैसे कि इसके अंतर्गत 3 मेथड आते हैं। सबसे फर्स्ट पीरियोडिक अब्स्टिनेंट, क्वाइटस इंटरप्ट या फिर इसी को बोलते हैं विड्रॉल मेथड, और थर्ड है यहाँ पे हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, पीरियोडिक अब्स्टिनेंट क्या है, विड्रॉल मेथड क्या है और लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या क्या होता है। तो ये भी हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड के बारे में। तो एक तो हमारा हो चुका है नेचुरल मेथड, हम कंटिन्यू करेंगे बैरियर मेथड। तो देखो बैरियर मीन्स क्या होता है, किसी भी 2 चीज़ के बीच में बैरियर खड़ा कर दो। मतलब जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में हमने दीवार बना दिया, तो वो दीवार क्या है उनके लिए बैरियर, क्योंकि वो उससे जो है उसको पार करके इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया बैरियर। तो यहाँ पे क्या है बैरियर मेथड में क्या होता है, प्रिवेंट फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। वो जो है स्पर्म और ओवम के फिजिकल मीटिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उनको मिलने से रोकते हैं। तो बैरियर का काम क्या होता है, 2 लोगों को मिलने से रोकना। यानी बैरियर मेथड क्या होगा, प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो अब देखो जो बैरियर मेथड होता है यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं, तो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रीयूजेबल, री मीन्स पुनः, यूजेबल मीन्स उपयोग करने लायक, यानी जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। और नॉन रीयूजेबल मीन्स क्या होता है, यूज्ड ओनली वंस, जिसको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज करने लायक नहीं बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रीयूजेबल। अब यहाँ पे देखो जो रीयूजेबल होता है यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है यहाँ पे, डायफ्राम आता है, क्या आता है, डायफ्राम आता है, वॉल्ट आता है और सर्विकल कैप। तो ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो देखो रीयूजेबल में क्या क्या है, डायफ्राम, वॉल्ट, सर्विकल कैप। और नॉन रीयूजेबल में क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है मेल कंडोम, एक है फीमेल कंडोम। और यहाँ पे देखो दे कैन प्रिवेंट बोथ कॉन्सेप्शन एंड STD। जो कंडोम्स होते हैं, चाहे वो मेल कंडोम हो या फिर फीमेल कंडोम हो, ये जो है प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, और STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। लेकिन डायफ्राम, वॉल्ट और सर्विकल कैप क्या होते हैं, दे कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बट फेल्ड टू प्रिवेंट STD। यानी जो रीयूजेबल बैरियर मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, यानी यहाँ पे डायफ्राम, वॉल्ट, सर्विकल कैप क्या करते हैं, वो प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन STD को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, यानी फेल्ड टू प्रिवेंट STD ट्रांसमिशन। तो देखो अगर हम बोलें कि बैरियर मेथड में रीयूजेबल मेथड बढ़िया है या फिर नॉन रीयूजेबल, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन रीयूजेबल मेथड क्या है, बढ़िया है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्शन को भी रोकता है और STD को भी रोकता है। लेकिन रीयूजेबल क्या है, कॉन्सेप्शन को तो रोक देता है, प्रेगनेंसी को तो अवॉइड कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन ये STD को रोक नहीं सकता। इस वजह से ये मेथड उतना बढ़िया नहीं है, ये जो है ज़्यादा बढ़िया है। तो अब इसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो जो रीयूजेबल बैरियर मेथड होते हैं जिसमें क्या क्या आता है, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये डायफ्राम है, तो यहाँ पे क्या भरे होंगे, कुछ
जेल भरे होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिसाइडल जेल। क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइडल जेल या फिर क्रीम या फिर फोम। क्या? स्पर्मिसाइडल जेल, क्रीम या फिर फोम। तो ये इसमें जो है भरे रहते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ रीयूजेबल बैरियर। मतलब जो रीयूजेबल बैरियर हैं, इसमें जो स्पर्मिसाइडल जेली या फिर क्रीम या फिर फोम जो भरा हुआ है, वो क्या करता है? इनकी इनके इफिकेसी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होता है वो क्या कंटेन करता है? नोनोक्सिनॉल। क्या? नोनोक्सिनॉल, नोनोक्सिनॉल, नोनोक्सिनॉल। देखो नो नो नो, 3 बार नो 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 है। स्पर्मिसाइडल क्रीम में क्या होता है? नोनोक्सिनॉल। क्या? नोनोक्सिनॉल यानी नोनोजिनॉल। तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, एडवांटेज क्या होता है। यानी जो ये मतलब मेथड होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं बैरियर मेथड में, तो उनका एडवांटेज क्या होता है? कैन वियर 12 आवर बिफोर इंटरकोर्स। यानी जो है इनको इंटरकोर्स के 12 घंटे पहले ही वियर किया जा सकता है, पहना जा सकता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है खुद से यूज नहीं किए जा सकते, इनके लिए जो है मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इट नीड्स मेडिकल असिस्टेंस। यानी यहाँ पे क्या है? मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी भी लीक होती है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और एडवांटेज ये है कि इसको 12 घंटे पहले ही यूज किया जा सकता है, मतलब पहना जा सकता है। नॉन रीयूजेबल बैरियर की बात करें तो यहाँ पे देखो 1700 में क्या होता था, जो अर्लियर कंडोम था वो मतलब वो बना होता था एनिमल इंटेस्टाइन से, जो कि यूरोप वाले यूज करते थे। कैसा होता था वो? एनिमल इंटेस्टाइन से बना होता था। और इन 19th सेंचुरी और मतलब 19th सेंचुरी में क्या हुआ? दे वर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स। वो जो है रबर लेटेक्स के बने होते थे, थिन और फ्लेक्सिबल होते थे। और बात करें रिसेंट एंड मोस्ट एडवांस जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो नॉन लेटेक्स मटेरियल का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ पॉलीयूरेथ्रेन और दे आर थिनर देन लेटेक्स कंडोम। ये जो है लेटेक्स कंडोम से थिन होते हैं। चांसेस ऑफ टीयर आर इंक्रीज। इनके फटने के चांसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये तो सिंपल से पॉइंट थे जो कि आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ये होता है, एडवांटेज किसका पढ़े हम? नॉन रीयूजेबल जो बैरियर मेथड है उसके। तो एडवांटेज ये है, ये जो है इजी टू अप्लाई, यानी इसको अप्लाई करना इजी होता है। नो नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस। इसको जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार के मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इट विल प्रोवाइड प्राइवेसी। इसके वजह से जो है प्राइवेसी भी प्रोवाइड होती है। प्रिवेंट कॉन्सेप्शन एज वेल एज एसटीडी। यहाँ पे क्या होता है? ये कॉन्सेप्शन और एसटीडी दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब यहाँ पे देखो हमने 2 चीजें पढ़ी, एक है फीमेल कंडोम, एक है डायफ्राम वॉल्ट या फिर सर्विकल कैप। दोनों में मतलब देखो जो फीमेल कंडोम है ये भी फीमेल में यूज होगा, डायफ्राम वॉल्ट सर्विकल कैप है ये भी जो है फीमेल में यूज होगा। लेकिन ये जो है जो फीमेल कंडोम है ये कवर करता है फीमेल के वजाइना और सर्विक्स दोनों पार्ट को। लेकिन जो डायफ्राम वॉल्ट और सर्विकल कैप होते हैं ये केवल कवर करते हैं सर्विक्स को। किसको? सर्विक्स को। तो याद रख लेना यहाँ पे देखो सर्विकल कैप यानी केवल सर्विक्स को क्या करेगा? कवर करेगा। डायफ्राम वॉल्ट सर्विकल कैप केवल सर्विक्स को कवर करेंगे, लेकिन जो फीमेल कंडोम है ये कवर करता है वेजाइना और सर्विक्स दोनों को। तो अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा बैरियर मेथड, जिसमें हमने 2 चीजें देखी, एक रीयूजेबल बैरियर मेथड, एक है नॉन रीयूजेबल बैरियर मेथड। रीयूजेबल बैरियर मेथड में क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है डायफ्राम वॉल्ट एंड सर्विकल कैप। और नॉन रीयूजेबल में क्या आता है? कंडोम, चाहे वो मेल कंडोम हो या फिर फीमेल कंडोम। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है IUD। क्या है IUD? जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रायूटेराइन, इंट्रा मीन्स अंदर, यूटेराइन मीन्स यूटेरस के, डिवाइस मीन्स डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस जो यूटेरस के अंदर यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि इसको हम जो है पिछले वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था। तो ये देखो यहाँ पे क्या है? सर्विक्स है और ये इसका बॉडी रीजन, फंडस रीजन, ये सब हैं। तो ये क्या है? हमारा
क्या है, यूटेरस। तो यूटेरस में 3 वॉल भी हमने पढ़े थे, तो उस वाल का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो सब नहीं देखना, बस आप सारा फोकस करिए यूटेरस पे। तो ये है हमारा यूटेरस, क्या है, यूटेरस। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, क्या है हमारा, वो डिवाइस है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो अभी हम आगे देखेंगे, मान लो देखो कोई भी डिवाइस हो उसको हमको यूटेरस के अंदर में फिट करना होगा। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, यानी नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सेकेंड क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी जो कॉपर रिलीज करते हैं। फिर क्या आता है यहाँ पे, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या आता है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, जो आईयूडीज हैं, वो 3 होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। जो नॉन मेडिकेटेड है उसका एग्जाम्पल क्या है, लिपेस लूप। क्या है, लिपेस लूप। जो कॉपर रिलीजिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कॉपर टी, कॉपर एक्स। देखो ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, यानी एक्स की जगह वो मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉपर के आगे कुछ भी लगाओ तो समझ जाना वो कॉपर रिलीजिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स यूज किया गया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मल्टी लोड 375, ये भी ऑलरेडी DSSS में पूछा हुआ है। फिर देखो हार्मोन रिलीजिंग जो होते हैं ये क्या होते हैं, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। क्या होते हैं, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो यहाँ से जो आईयूडी है उसका टाइप तो याद रखना, लेकिन उसके साथ इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो याद रखना, नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर एक्स, मल्टी लोड 375, हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो ये जो है यहाँ पे आईयूडी हो गए। अब देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में सबसे पहले बात करते हैं लिपेज लूप की। क्या है, लिपेज लूप। तो यहाँ पे देखो ये हमने जो है लिपेज लूप को क्या किया, लगा दिया। यहाँ पे हमने लिपेज लूप को लगा दिया। तो ये क्या करेगी, जैसे ही मतलब लिपेज लूप क्या है, एक फॉरेन सबस्टांस है। तो फॉरेन सबस्टांस इंसर्ट, जब हमने इसके अंदर मतलब यूट्रस के अंदर कोई फॉरेन सबस्टांस इंसर्ट किया तो ये इंड्यूस करेगा हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसके वजह से WBC क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, मतलब WBC इकट्ठा होंगे, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। और ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे स्पर्म का। फेगो मीन्स क्या होता है, खा जाना, साइटोसिस में साइटो मीन्स सेल ऑफ स्पर्म, यानी जो स्पर्म है वो क्या है, एक तरह का सेल है, तो उसको फेगोसाइट कर जाना, उसको खा जाना, यानी जो स्पर्म है उसको खा जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लिपेज लूप में क्या होता है, जब जैसे ही हम कोई फॉरेन सबस्टांस इंसर्ट करते हैं ये हमारे इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करता है, WBC इकट्ठे हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होता है। ये जो स्पर्म जो यहाँ पे इंटर किए हैं इसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं। फिर देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर रिलीजिंग, यहाँ पे क्या होता है, 3 प्रोसेस होता है। देखो सबसे पहले डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, तीनों में आपको एक चीजें कॉमन दिख रही होंगी। यूट्रस है, वहां पे कॉपर टी लगा हुआ है, मतलब कॉपर टी नहीं, हमने 3 चीजें यहाँ पे देखी थी, तो उसको देखो कैसे होगा। सबसे पहले जो ये कॉपर टी है वो रिलीज करेगा कॉपर आयन। क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयन। कॉपर आयन, कॉपर आयन हैव स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी। स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी मीन्स स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मीन्स स्पर्म को मार देना, खत्म कर देना। तो जो कॉपर आयन होते हैं ये स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी रखते हैं, स्पर्म को खत्म कर देते हैं। कॉपर आयन डिक्रीज, जो कॉपर आयन है वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो कॉपर आयन है, यानी देखो जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, कॉपर आयन। और ये जो कॉपर आयन होता है उसके क्या गुण होते हैं कि ये स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी शो करता है, यानी ये स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी शो करता है, यानी स्पर्म को मार देता है। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी जो स्पर्म हमने देखा ना, स्पर्म में क्या होता है, विगरस मोटिलिटी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ते हैं ये, लेकिन कॉपर आयन की वजह से इनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, ये मरे मरे से चलते हैं, मरे मरे से चलते हैं। कैसे चलते हैं, ऐसे मरे मरे से चलते हैं। और अगर कॉपर नया हो तो ये बहुत फास्ट चलते हैं, लेकिन कॉपर की वजह से एकदम मरे मरे से चलते हैं।
तो इसको याद रखना, इनकी मोटिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है कॉपर आयन की वजह से। और जो कॉपर आयन है ये और क्या डिक्रीज करता है, डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं, बाई प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, मतलब ये एक्रोसोमल रिएक्शन ही नहीं होने देते, इस वजह से इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक्रोसोमल रिएक्शन आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किए थे, जो हैट होता है एक्रोसोम के ऊपर, वहां पे 3 मटेरियल भरे होते हैं, हायालुरोनिक एसिड, ट्रिप्सिन। तो वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो मतलब जोना पेलुसिडा में क्या करता है, एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर एक्रोसोमल रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये जो है वहाँ पे इंटर ही नहीं कर पाएंगे, यानी ये जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो याद रखना, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हैं उनके 3 फंक्शन हैं, वो स्पर्म को या तो मार देंगे, या तो उसकी मोटिलिटी को कम कर देंगे, या फिर उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब देखो इफेक्ट ऑन सर्विकल म्यूकस, जो सर्विकल म्यूकस होता है उस पर इफेक्ट किसका किसका देखना है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ईस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, थिनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, ये जो है सर्विकल म्यूकस को थिन करता है टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ स्पर्म, जिसके वजह से स्पर्म की एंट्री अच्छी हो। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, यानी ये सर्विकल म्यूकस को थिक करता है जिसके वजह से स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। तो देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हार्मोन रिलीजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं दे कंटेन लिवोनो, क्या है, लिवोनोरजेस्ट्रल, क्या, लिवोनोरजेस्ट्रल। याद रखना जो हार्मोन रिलीजिंग है उनमें क्या होता है, लिवोनोरजेस्ट्रल एंड प्रोजेस्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टोन। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टोन। तो यहाँ पे हमको इसका मैकेनिज्म देखना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या देखेंगे, थिन म्यूकस है, तो जो है स्पर्म इसको इजीली से पार करके अंदर जा सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब अगर हम बात करें विथ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, यानी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के साथ में ये क्या करता है, तो यहाँ पे जो है ये म्यूकस जो है यहाँ पे थिक हो जाता है। क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और सर्विकल म्यूकस अगर थिक हो जाएगा तो इसमें से स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या होगा, स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाएगा तो स्पर्म फॉल टू पेनिट्रेट, तो स्पर्म वहाँ पे घुस नहीं पाएगा। सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल, जो सर्विक्स है वो इसका क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, उसके लिए हॉस्टाइल बन जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। नॉर्मल कंडीशन में थिन म्यूकस होता है जिसके थ्रू स्पर्म इजीली इंटर कर सकते हैं, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के साथ में क्या होता है, जो सर्विकल म्यूकस है वो थिक हो जाता है जिसके वजह से स्पर्म इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी जो सर्विक्स है वो इसके लिए हॉस्टाइल बन जाता है, दुश्मन का काम करने लगता है। अब यहाँ पे देखो और हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, एक तो हो गया कि मतलब सर्विकल म्यूकस को थिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि थिक इंडोमेट्रियम होता है, थिक इंडोमेट्रियम होता है। और थिक इंडोमेट्रियम क्या करता है, देखो यहाँ पे आपको ये इंडोमेट्रियम दिख रहा होगा जो कि थिक है। तो थिक इंडोमेट्रियम फैसिलिटेट करता है इम्प्लांटेशन को, किसको, इम्प्लांटेशन को। अगर थिक इंडोमेट्रियम होगा तो वहाँ पे अच्छी तरह से इम्प्लांटेशन हो सकेगा। इम्प्लांटेशन अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं तो इन सब में कंफ्यूज मत होना। और विथ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के साथ में क्या होगा कि ये क्या कर देंगे, थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम क्या कर देंगे, आपको दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे हमने कॉपर टी लगा रखा है, सॉरी कॉपर टी नहीं, मतलब यही हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है लेकिन यहाँ पे लगा रखा है। तो जहाँ पे लगा रखा है वो क्या कर रहा है ये देखना है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, थिन म्यूकस है और थिक इंडोमेट्रियम है, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के साथ में क्या है, थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। ये क्या करता है, इंडोमेट्रियम को थिन कर देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो गया, इंडोमेट्रियम थिन हो गया, और यहाँ देखो क्या था, थिक था। तो जो इंडोमेट्रियम थिन हो गया वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, वो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि थिन इंडोमेट्रियम जब हो गया तो वो मतलब कैसे जो है इम्प्लांटेशन वहाँ पे हो पाएगा। तो याद रखना यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे स्पर्म इंटर कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको समराइज करके देखो क्या क्या है जो आईयूडीज होते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूल, यानी नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है, लिपेज लूल लूप आता है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी आता है।
हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट आता है। जो यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड लिपेज यानी लिपेज लूप है वो क्या करता है, वो फेगोसाइटोसिस करता है। कॉपर रिलीजिंग की बात करें तो कॉपर आयन स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी रखता है, यह मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग की बात करें LNG-20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट की तो ये इंक्रीज थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस एंड मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर जो है यहाँ पे सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, यानी ये सर्विकल सर्विक्स किस तरह से काम करता है, हॉस्टाइल के रूप में फॉर स्पर्म, यानी सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। तो ये था इसका मतलब समरी, जो हमने अभी पूरी कहानी देखी उसका ये समरी था कि लिपेज लूप क्या करता है, फेगोसाइटोसिस यानी स्पर्म को खा के खत्म कर देता। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, कॉपर या तो स्पर्म को मार देगा या उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा या फिर उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा। और LNG-20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट की बात करें यानी हार्मोन रिलीजिंग की तो ये इंक्रीज करेंगे सर्विकल म्यूकस को और ये क्या करेंगे, यूट्रस को अनसुटेबल बना देंगे ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके। मेन मकसद हमारा क्या है, बर्थ कंट्रोल, यानी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो उसी के वजह से ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, जिसमें हम बहुत सारे मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल मेथड डिस्कस कर लिया, बैरियर मेथड डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने IUD भी डिस्कस कर लिया। IUD के बारे में और एक पॉइंट याद रखना, ये आइडियल कंट्रासेप्टिव होते हैं, इनको हम आइडियल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है IUDs। अब देखो बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव की। ओरल मीन्स मैंने आपको क्या बताया, जो कि ओरली लिए जाते हैं, जो कि माउथ के थ्रू लिए जाते हैं। तो माउथ के थ्रू लिए जाने वाले क्या क्या हैं, एक तो है स्टीरॉयडल, एक है नॉन स्टीरॉयडल। और हमने बताया स्टीरॉयडल को ना यूज करना पड़े, इसी वजह से नॉन स्टीरॉयडल का डेवलपमेंट किया गया था। तो जो स्टीरॉयडल होते हैं इसमें स्टीरॉयड क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो देखो जो स्टीरॉयडल है यहाँ पे क्या क्या आता है, एक है हमारा प्रोजेस्टोन ओनली पिल यानी POP, यहाँ पे केवल प्रोजेस्टोन है, इसी वजह से इसको हम मिनी पिल भी बोलते हैं। और स्टीरॉयडल में बात करें एक क्या आता है, प्रोजेस्टोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यानी प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड पिल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड पिल, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, कंबाइन है, यहाँ पे प्रोजेस्टोन एंड एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टोन ओनली पिल में यहाँ पे क्या आता है, मिनी पिल। और नॉन स्टीरॉयडल की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, सहेली, जिसके बारे में अभी पीछे भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और यहाँ पे क्या होता है, और मेलॉक्सीफेन, क्या होता है, और मेलॉक्सीफेन, सहेली में क्या होता है, और मेलॉक्सीफेन। अब देखो प्रोजेस्टोन ओनली पिल, जो प्रोजेस्टोन ओनली पिल है जिसको हम मिनी पिल भी बोल रहे हैं, दे कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टोन। यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टोन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टोन। अब ये क्या क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये सर्विकल म्यूकस को थिक कर देंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, यानी ये स्पर्म को इंटर नहीं करने देंगे। और ये सेकेंड फंक्शन इसका क्या होगा, डिक्रीज इंडोमेट्रियम थिकनेस, ये इंडोमेट्रियम के थिकनेस को डिक्रीज कर देंगे, जिसके वजह से मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और अगर थर्ड बात करें सिंथेटिक प्रोजेस्टोन, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ LH, क्या करते हैं, प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ LH। और अगर LH नहीं होगा तो विदाउट LH नो ओव्यूलेशन, यानी किसी भी तरह का ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेस्टोन ओनली पिल के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन पिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड पिल। क्या बोलते हैं, कंबाइंड पिल, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें क्या हैं, कंबाइन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन। तो देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन पिल में क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ निगेटिव फीडबैक के थ्रू जो एस्ट्रोजन है वो सप्रेस कर देता है FSH के सिक्रीशन को। एस्ट्रोजन क्या करता है, FSH के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, और विदाउट FSH फॉलिकल विल नॉट ग्रो, बिना FSH के फॉलिकल ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टोन है क्या क्या करेगा, इंक्रीज थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस, डिक्रीज थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम, प्रिवेंट LH रिलीज, यानी विदाउट LH नो ओव्यूलेशन। तो ये यहाँ पे हमारा वही सेम प्रोसेस होगा, यानी प्रोजेस्टोन का तो ये सेम प्रोसेस हो गया, सिंथेटिक प्रोजेस्टोन जो अभी हमने ऊपर देखा।
और यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देके एफएसएच के सिक्रेशन को सप्रेस कर देगा, जिसके वजह से फॉलिकल ग्रो नहीं होंगे। फिर यहाँ पे देखो ये जो पिल्स होते हैं यानी मिनी पिल या फिर कंबाइंड पिल, इनको किस तरह से लिया जाता है, तो ये जो है हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल के दौरान क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान 3rd डे पे क्या किया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है। यानी 1 2 3 4 5, मान लो 5 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो तीसरे दिन से इसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेकिंग पिल। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये तो चली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23वें दिन पे इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप टेकिंग पिल्स, क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन की है, तो 3rd डे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पिल्स को लेना, और 23rd डे पे क्या करते हैं, उस पिल्स को लेना स्टॉप कर देते हैं। और मतलब इसमें कोई गड़बड़ी ना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब जो इसकी ये मतलब जो पत्ता बनाया जाता है दवाई का, उसमें 24, 25, 26, 27, 28 इसमें क्या करते हैं, आयरन की टेबलेट डाल देते हैं, यानी 7 डेज ब्रेक। तो यहाँ पे 7 दिन के ब्रेक के लिए क्या करते हैं, आयरन की टेबलेट डाल देते हैं, क्योंकि जो मतलब पेशेंट होते हैं वो यही बोलते हैं कि हम तो मतलब भूल जाते हैं, बीच में कब गैप करना, कब नहीं करना, कब स्टार्ट करना, वो भूल जाते हैं। तो उसको इस तरह से बनाया ही जाता है ताकि जो मतलब वो भूले ना और वो कंटिन्यू खाते रहें इसको। तो यहाँ पे ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह हम पीओपी यानी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल एंड कंबाइंड पिल इसको भी यूज कर सकते हैं, और आईयूडी इन दोनों को ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करना होता है विदिन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, यानी क्वाइटस के 72 आवर के अंदर अंदर ही इसका यूज करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रेगनेंसी लीड होगी। अब देखो सहेली के बारे में क्या क्या है। सबसे पहले ये नॉन स्टीरॉयडल है और ये CDRI लखनऊ के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। वंस इन अ वीक पिल है, यानी वीक में एक ही बार ली जाने वाली पिल है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्मेलॉक्सीफेन, और यहाँ पे क्या होता है SERM, ये इस मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये जो SERM है यानी सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ये क्या करता है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटरस। ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को यूटरस में क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है, इंडोमेट्रियम फेल्ड टू प्रोलिफरेट, तो इससे जो इंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाती। और इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ एस्ट्रोजन टू अदर बॉडी पार्ट, और इसके सेंसिटिविटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है अदर बॉडी पार्ट के लिए, जिससे ये क्या करते हैं, मेंटेन बोन डेंसिटी। क्या करते हैं, मेंटेन बोन डेंसिटी। तो देखो एक तो ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो इंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट ना करे। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि ये इंक्रीज कर देते हैं सेंसिटिविटी एस्ट्रोजन के, ताकि वो मतलब अदर बॉडी पार्ट में, ताकि वो क्या करें, बोन डेंसिटी को मेंटेन करें। देखो जो एस्ट्रोजन होता है वो बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है, तो इसके सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है सहेली। और ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को यूटेरस में ब्लॉक करने का भी काम करता है। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको हम इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट मीन्स क्या होता है, कहीं पे उसको लगा देना। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, दे कंटेन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन और प्रोजेस्टेरोन एलोन, यानी यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट किए जाते हैं उनमें या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन को अकेले ही दिया जाता है। अप्लाई अंडर द स्किन, इसको स्किन के नीचे अप्लाई किया जाता है। स्लोली रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन ब्लड, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को स्लोली ब्लड में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। और इनका मैकेनिज्म सेम पिल की तरह है, जैसे अभी हमने देखा था ना कि सर्विकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, इंडोमेट्रियम को थिन कर देते हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यू होगा। इफेक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये जो है एक लंबे समय तक, लंबे समय मतलब 4 साल 5 साल के लिए क्या होते हैं, ये वैलिड होते हैं। मतलब अगर आप इसको एक बार इम्प्लांट करवा लेंगे
खुद से नहीं करते हैं, इसके लिए भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। तो अगर ये एक बार कोई इम्प्लांट करवा लेता है तो 4-5 साल की छुट्टी, फिर वो मतलब वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल मेथड क्या है, टर्मिनल मेथड और स्टरलाइजेशन क्या है, टर्मिनल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन, यानी इसी को हम बोलते हैं परमानेंट मेथड, पूरी तरह से ही काम को तमाम कर दिया जाए। तो देखो टर्मिनल मेथड में क्या होता है, ये मेल फीमेल दोनों के ही अंतर्गत होता है। एक होता है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, देखो वैस तो वास से याद रखना, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया किस में प्रेजेंट है, मेल में। तो मेल में क्या होता है, वैसेक्टोमी, जहाँ पे वासा डिफरेंशिया को क्या कर दिया जाता, कट कर दिया जाता। नॉर्मल आप फिगर देखोगे इस तरह से होता है, और स्टरलाइजेशन के बाद देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया गया, कट लगा दिया गया। कट करके उसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो इसी को बोलते हैं परमानेंट मेथड या फिर टर्मिनलाइजेशन। और फीमेल के क्या केस में क्या करते हैं, कट फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे देखो ये है फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, फिर उसको टाई कर दे रहे हैं, उसको बांध दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबेक्टोमी, वासा डिफरेंशिया में वैसेक्टोमी। और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन। इसके कोई भी चांस नहीं होते हैं रिवर्स होने के, मतलब ये एक बार हो गया तो हो गया, फिर हो गया काम तमाम। अब यहाँ पे देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडिकेशन इसके क्या क्या होते हैं, यानी इसको कब यूज किया जाता है। वैसे तो ये जो है इसको अवॉइड करना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा, जब तक बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ केस ना हो तब तक इसको यूज नहीं करना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को बोलते हैं MTP, MTP। देखो एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर मदर और बेबी, जब मतलब मदर या बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब ऐसा लगे अब मतलब जान ही जाने वाली है, तभी इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर इसको रेप केस में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब ये दो कंडीशन ऐसे होते हैं जब इसको यूज किया जाता है, एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या फिर इन रेप केस। और यहाँ पे देखो इसको कब कब किया जाता है, तो अप टू 12 वीक, 12 वीक मतलब क्या हो गया, देखो 1 महीने में 4 हफ्ते, तो 3 महीने में 12 हफ्ते, तो 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राईमेस्टर, ट्राईमेस्टर मीन्स 3 महीने, 3 महीने में 12 वीक। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, अप टू 12 वीक या फिर हम बोलें फर्स्ट ट्राईमेस्टर। ये क्या होता है, MTP करना लेस रिस्की होता है, यानी MTP आसानी से किया जा सकता है। नीड कंसल्ट ऑफ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे केवल एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। लेकिन आफ्टर 12 वीक बट बिफोर 24 वीक, 12 हफ्ते के बाद या फिर 24 हफ्ते से पहले MTP करना क्या होता है, मोर रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। नीड कंसल्ट ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट यूज टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवन दे डिस्टर्ब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। यानी जो हमने वॉल्ट, सर्विकल कैप, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, या फिर जितने भी कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, लिपेज लूप जो भी पढ़े हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट, यहाँ से मतलब मैंने छोड़ा था और PDF से सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या है। नेचुरल मेथड में क्या था, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस था। देखो ये क्वाइटस क्या है, हाँ 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। इस वजह से इस समय में क्या करना चाहिए, कपल्स को अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। फिर देखो क्या है, जो नेचुरल मेथड होते हैं उसके वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड, इसको छोड़ो, फर्टाइल पीरियड, अब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग पीरियड, कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड।
ठीक है, मतलब इस समय में कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जाता है। अब देखो जो विड्रॉल मेथड है, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्ट। यहाँ पे क्या है, मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो ये हो गया अवॉइड इंसेमिनेशन। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा नेचुरल मेथड विड्रॉल। और तीसरा क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। यानी जब मदर बेबी को फीड कराती है तो उस समय इंटेंस लैक्टेशन की वजह से ऐसा माना जाता है कि ओवुलेशन नहीं होता है। इन ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। यानी कंसेप्शन के जो चांस हैं वो ऑलमोस्ट नील होते हैं, ना के बराबर होते हैं। दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको याद रखना, 6 महीने के लिए ही ये वैलिड होता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दीज मेथड, मतलब जैसा कि यहाँ पे किसी भी तरह का मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं हो रहा। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, यानी जो नेचुरल मेथड है उनके साइड इफेक्ट क्या है, नील है, ना के बराबर हैं। चांसेस ऑफ फेल्योर क्या है, हाई हैं। देखो चांसेस ऑफ फेल्योर ऑफ दिस मेथड इज हाई। इन बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या होते हैं, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बैरियर में क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मेल कंडोम के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, हो सकता है फीमेल कंडोम के बारे में ना जानते हो। तो ये देखो, ये है कंडोम फॉर मेल, ये है कंडोम फॉर फीमेल। जो फीमेल कंडोम होता है ये सर्विक्स और वेजाइना दोनों को ही क्या करता है, कवर करता है, और एसटीडी से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर यहाँ पे देखो बैरियर मेथड में, ये तो हमने देख लिया फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करता है। यहाँ पे क्या आता है, कंडोम जो कि किसका बना होता है, थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट का, कवर द पेनिस इन द मेल, वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। देखो वेजाइना और सर्विक्स दोनों ही यहाँ पे मेंशन है। जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट इजाकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। और देखो निरोध जो होता है ये पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का फॉर द मेल। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। यानी जो कंडोम होता है सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये एसटीडी और एड्स जैसे बीमारियों से भी क्या करता है, बचाता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल, यानी दोनों ही डिस्पोजेबल हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से ही इंसर्ट किए जा सकते हैं। गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, यानी जो यूज करने वाले उनको प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट, ये क्या होते हैं, ये भी बैरियर होते हैं। मेड ऑफ रबर, जो कि रबर के बने होते हैं। इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, याद रखना डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट ये केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस के दौरान सर्विक्स को कवर करने के लिए। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन को, क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म और यहाँ क्या है, बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। अच्छा, मतलब जब इसको यूज करेंगे तो ये मतलब स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक करते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ दीज बैरियर टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। अब देखो अनदर इफेक्टिव मेथड क्या है यहाँ पे, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में क्या है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन यूट्रस थ्रू वजाइना। दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें क्या आता है, लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग में क्या आता है, आईयूडी जैसे कि सीयूटी यानी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, या फिर हार्मोन रिलीजिंग में क्या आता है, प्रोजेस्टा 60 एंड LNG 20। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। आईयूडी आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। तो ये देखो, ये सारे पॉइंट हमने कितना अच्छे से डायग्रामेटिक रूप में जो है पढ़ लिया है। अगर आप इसको इसी तरह से पढ़ते ना, आपको लगता मतलब कुछ भी कहानी चले जा रहा, समझ भी नहीं आता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इसको बहुत ही अच्छा मैंने आपको डायग्रामेटिक रूप में बता दिया है। ये देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है कॉपर टी का, मतलब टी शेप का है ना वो। और ये देखो इम्प्लांट्स, ये जो मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं, ये है यहाँ पे इसका फिगर। फिर यहाँ भी हमने देख लिया ओरल
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोन या फिर प्रोजेस्टोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, इनको टेबलेट के रूप में लिया जाता है या फिर पिल्स के रूप में लिया जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज, इसको 21 दिनों के लिए लिया जाता है। स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, जहाँ पे क्या रख देते हैं, आयरन की गोली रख देते हैं ताकि वो गैप जो है कोई भूले ना। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी जब तक प्रेगनेंसी को रोकना है तब तक जो है इसको रिपीट किया जाएगा इस प्रोसेस को। और यहाँ पे देखो क्या है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद इन लेसर साइड इफेक्ट, यानी इसका बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है, लेकिन नहीं ना हो ऐसा नहीं होता, मतलब साइड इफेक्ट तो होता ही है लेकिन कम होता है। एज वेल एज आर एक्सेप्टेड बाय फीमेल, और इसको फीमेल जो है यूज करती हैं। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज अ वंस ऑफ वीक, यानी सप्ताह में एक दिन यूज होने वाला पिल है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। प्रोजेस्टोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट, इसको इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट दोनों ही रूप में लिया जाता है अंडर द स्किन। दियर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, their effective period are much longer. Administration of progesterone and progesterone estrogen combination or IUD within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive, यानी इसको 72 घंटे के अंदर अंदर यूज करना क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। फिर यहाँ पे देखो सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। जनरली एडवाइस फॉर मेल फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, जब हमको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब जो है इसको यूज किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, और फीमेल में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे देखो इसके वास्ट डिफरेंस को कट कर दिए और फिर उसको टाई कर दिए, यानी उसको बांध दिए, तो ये हो गया मेल में। और यहाँ पे देखो फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिए, तो ये हो गया फीमेल में। ये हो गया वैसेक्टोमी, ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। फिर यहाँ पे देखो फीमेल में क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉश डिफरेंस इज रिमूव एंड टाई अप, ये तो हमने पढ़ ही लिया। स्मॉल इंसिजन यानी छोटा सा कट लगाते हैं ऑन द स्क्रोटम वेयर इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव। इट नीड टू बी emphasized that the secretion of suitable contraceptive method and its use should always undertaken in consultation with qualified medical professional, यानी इसको जो है मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके देख रेख में करना चाहिए। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही हमने बताया था कि ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट मीन्स contraception pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. No doubt the widespread use of these methods have significant role in checking uncontrolled growth of population. Their possible ill effect, यानी जो ये मतलब जो सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, तो इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं यहाँ पे देखो है। इल इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, नोजिया, क्या होता है नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी इससे जो है हो सकता है। थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, मतलब इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये भी हमने यहाँ पे देखा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हमने देख लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये देखो एक डोटा याद रख लेना, 45 से 50 मिलियन FTP आर परफॉर्म्ड इन ईयर, मतलब एक साल में पूरे संसार में 45 से 50 मिलियन MTP कराई जाती है। अकाउंट टू 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। ऑब्वियसली MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू इट इज नॉट मीन्ड फॉर दैट पर्पज। फिर यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, यानी यहाँ भी लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया था फीमेल फीटिसाइड के लिए, तो इस वजह से इसको भी जो है
इस पर भी बैन लगाया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने लीगलाइज कर दिया था एमटीपी को 1971 में। और इसका यूज भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया इसको बहुत ही रेयरली यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसी एमटीपी को ही क्या बोलते हैं, एबॉर्शन। तो इस प्रोसेस के थ्रू कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे एक जो है एक टेबल दिया हुआ था, देख लेते हैं कहाँ पे गया। ये न्यू एनसीईआरटी है, शायद इस वजह से यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं। जो एमटीपी के बारे में हमने पढ़ा कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है और वो लेस रिस्की होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, ये मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो और क्या है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाई अनक्वालिफाइड क्वेक्स, मतलब अनक्वालिफाइड क्वेक्स के द्वारा इसको इलीगली परफॉर्म किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा बड़े मतलब दुर्भाग्य की बात है। नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फीटल टू, मतलब ये केवल अनसेफ ही नहीं है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज टू मिस यूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस, यानी जो एमनियोसिंथेसिस का मिस यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल तो इट इज फॉलोड बाई एमटीपी। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ, यानी यंग मदर एंड फीटस, ये दोनों के लिए ही क्या होता है, डेंजरस होता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड रिस्क फैक्टर involved in illegal abortion as well as providing more health care facility could reverse the mentioned unhealthy trends। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको समराइज करके इजीली बताया था वो सब कुछ हमने यहाँ पे एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लिया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसटीडी एंड इनफर्टिलिटी। तो ये बस 2 टॉपिक और रह गए हैं जिसको हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।